नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोस। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे साइकोलॉजी के ज़बरदस्त 20 प्रश्न जो पैडागोजी से रिलेट करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस, लास्ट के क्वेश्चंस, यहाँ से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, तय हैं बिल्कुल। हर बहन हर भाई क्वेश्चंस को करिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, मातृभाषा शिक्षण प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना बेहतर क्यों है? हमने एनसीएफ में भी देखा है। एनसीएफ में ये कहा गया है, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में ये 2005 में ये कहा गया है कि वो उसमें मातृभाषा का जोर दिया गया है। यानी बच्चे को राष्ट्रभाषा राजभाषा की बात नहीं की गई है। बच्चा जिस तबके से आता है उसमें बच्चे को पढ़ाना जाना चाहिए, ठीक है ना। बच्चों को आत्मविश्वास विकसित होना, अधिगम सरल हो जाता है, बौद्धिक विकास में सहायक है, बच्चों को स्वाभाविक वातावरण में सीखने में सहायता मिलती है। अब देखिएगा, एक राज्य की अगर हम बात करें, यहाँ पर तो ये वीडियो बहुत सारे राज्य के बच्चे देख रहे होंगे, तो हम आपको बताते हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप मारोगे, ठीक है ना। यानी अगर हम बात करें, एक राज्य है और वो राज्य है दक्षिण भारत का राज्य जिसमें टेट परीक्षा हुई थी, उसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मारा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। फिलहाल सी टेट की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, क्योंकि मातृभाषा में जिस समाज से बच्चा आता है, जिस तबके से बच्चा आता है, उसके वातावरण जो इन्वायरमेंट कहता है उसमें सीखने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग दोनों के बता दिया मैंने। आपके क्वेश्चंस को डिपेंड करेगा ये किस तरीके का क्वेश्चंस आता है, ठीक है ना। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। अध्यापक छात्रों में सामाजिक व नैतिक मूल्य का संप्रेषण कर सकता है किस तरीके से? मूल्यवर भाषण देकर, दृश्य श्रव्य कार्यक्रम दिखाकर, पाठ्य सहगामी क्रियाओं की अधिकता से या धार्मिक बातें बताकर। हमें भाषण इंपॉर्टेंट नहीं है, धर्म की बातों को नहीं जोड़ना है परीक्षा आपके क्लास से, ठीक है ना। क्लास के माहौल से धार्मिक वातावरण को नहीं जोड़ना है। दृश्य श्रव्य कार्यक्रम हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी बी सी हो सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाठ्य सहगामी क्रियाओं की अधिकता। क्या हो जाएगा गाइस? पाठ्य सहगामी क्रियाओं की अधिकता से आप बच्चों को कुछ ऐसा क्रियाकलाप दीजिएगा जिससे चीज़ें बिल्कुल बच्चों के लिए हों, सामाजिक और नैतिक मूल्य का विकास उसमें संप्रेषित हो सके। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। विद्यालय नियम संहिता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विद्यालय नियम संहिता, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, 100% गलत करेंगे, और क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानना बहुत जरूरी है। देखिएगा, छात्रों को विद्यालय संबंधित जानकारी देना, नवीन विद्यालय में समायोजन की क्षमता यानी कैपेसिटी को डेवलप करना, अपराधी बालकों को उचित दंड प्रदान करना, या छात्रों को स्कूली परंपरा का ज्ञान देना। अब देखिएगा, बच्चों का राइट आंसर जो आ रहा है वो ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमसे कहा गया है नियम संहिता, और नियम संहिता का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें बिल्कुल बैलेंस में करना, और वो किसके हाथ में होना चाहिए? अध्यापक के हाथ में होना चाहिए। उचित दंड देना है किसको? अपराधी बालकों को। ध्यान दीजिएगा, सभी बालक को नहीं, अपराधी बालकों को आप उचित दंड का प्रयोग कर सकते हो। क्यों क्यों इसलिए कहा गया है? दंड देना नेगेटिव बात तो है, लेकिन कभी कभी उचित दंड देना एक बच्चे के सुधारात्मक कार्य में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। बहुत अच्छे गाइस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। भाषा को उपयुक्त तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? जैविक विकास का परिणाम है भाषा, उत्तम समस्या समाधान के दिशा में एक कदम है भाषा, अनुभव को प्रकट करने का माध्यम है, या आत्म उन्नति का माध्यम है। देखिएगा, अनुभव को प्रकट करने का माध्यम बच्चे लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जब हम किसी दूसरे की अभिव्यक्ति को जानते हैं तो हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमने उसके ज्ञान को और अपने ज्ञान का आदान प्रदान किया है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे बीच में जो बातचीत हुई है वो एक क्या है? एक लैंग्वेज का, एक भाषा का संप्रेषण हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे स्क्रीन पर ये रहा। कक्षा नियंत्रण की सबसे महत्वपूर्ण विधि क्या है? प्रजातांत्रिक उपागम है, प्रभुत्ववादी उपागम है, छात्रों के दुर्व्यवहार को कम करने का उपाय है, या निष्पक्ष रूप से विद्यालय नियमों के अनुपालन की बाध्यता है। देखिए, कक्षा नियंत्रण की सबसे महत्वपूर्ण विधि क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रजातांत्रिक जो है उपागम। क्या सर? प्रजातांत्रिक उपागम हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। जी हाँ, हम प्रजातांत्रिक उपागम की बात करेंगे। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फटाफट ले लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में 4 बार मोस्ट रिपीटेड है। अन्य स्टेट एग्जाम्स में 2 बार, सी टेट में 2 बार, स्टेट लेवल परीक्षाओं में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा, सुपर फर्स्ट वीडियो है आपके लिए। शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक को अपने विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करना चाहिए। छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सकें,
छात्र कक्षा में शांत रह सकें इसलिए, छात्र शिक्षक की योग्यता का लोहा माने इसलिए, या अध्यापक की योग्यता का ज्ञान बढ़े इसलिए। देखिएगा यहाँ पर हमेशा विषय वस्तु में निरंतर चेंजमेंट करना चाहिए छात्र को, वो अध्यापक को, शिक्षक को। क्यों? क्योंकि यार वही चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चे में एक शिक्षा के रूप में अरुचि ना उत्पन्न कर दें। विषय वस्तु में निरंतर चेंजमेंट और शिक्षण पद्धति में चेंजमेंट भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि छात्रों को नवीन ज्ञान दे सकें। ये किसकी कला हो सकती है? ये एक शिक्षक की कला होगी, और वो किस पर इम्प्लीमेंट की बात होगी? तो वो स्टूडेंट की बात होगी। ठीक है ना? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, 20 क्वेश्चन करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है। एनसीएफ की बात हमने करी थी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में आया था। हमने कहा था उसमें विद्यालय के वातावरण को बाहर के वातावरण से जोड़ना है, रटना मना है, दंड देना मना है। चीज़ें बिल्कुल जो शिक्षा केंद्रित, अगर हम बात करें तो बालक केंद्रित बनाया गया था, यानी शिक्षा को बाल केंद्रित बनाया गया था, है ना। स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक दायित्व, पर्यावरण संरक्षण, ये तीनों बहुत ही सकारात्मक पॉइंट हैं, तो इसमें सभी को समाहित किया गया था राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा में। ठीक है ना? हाँ जी, राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम में। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम आपसे कहते हैं कि एक निश्चित स्थान पर और एक जो है निश्चित समय के अंतराल में दी जाने वाली शिक्षा एक औपचारिक शिक्षा कहलाती है, एक समय के पाबंद में, और एक जो है अनलिमिट समय तक जीवन भर आप शिक्षा लेते रहो, यानी घर में एक आपका वृद्ध है वो भी क्या लेगा? एक शिक्षा लेगा, तो वो कौन सी होगी? अनौपचारिक। जो आपके परिवार और घर और समाज से शिक्षा मिलती है वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। जो एक समय के अंदर एक निश्चित स्थान पर मिलती है वो औपचारिक शिक्षा होती है, जैसे विद्यालय की शिक्षा। यहाँ पर ऐसे दोनों ऑप्शंस नहीं हैं। 3 और 5 आयु वर्ग के बच्चों के लिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरौपचारिक शिक्षा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी ये है शिक्षा का तीसरा पार्ट। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 डिसकैलकुलिया संबंधित है। डिसकैलकुलिया, जब भी हम बात करते हैं डिसलेक्सिया, कल हमने पूछा था डिसलेक्सिया, हमने आपसे कहा था कि कहीं ना कहीं बच्चा पढ़ने संबंधी विकार अक्षमता से ग्रसित है। डिसग्राफिया, बच्चा लिखने संबंधी विकार से ग्रसित है। और डिसकैलकुलिया की बात करें तो बच्चा गणितीय संबंधी, कैलकुलेशन से संबंधित आपको ट्रिक लगा लेना है, तो गणितीय विकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। अब देखिएगा 10 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपको जो बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, उपयुक्त कथन किसका है? सी वुडवर्थ, वॉटसन, ई स्किनर, चार्ल्स डार्विन। देखिएगा व्यवहार शुद्ध विज्ञान की बात कर रहा है मनोविज्ञान। अब व्यवहारवाद के जनक अगर हम आपसे कहें तो आप कहोगे कि सर वॉटसन हो जाएगा, इन्होंने विहेरिज्म पुस्तक भी लिखी है। ऑप्शन नंबर बा के साथ चला जाएगा, यानी वॉटसन साहब के साथ चला जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन लेते हैं कथन से, और ये कथन का रहेगा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन तो 20 करेंगे। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाएगा आपका, हाँ जी, एक कथन हो सकता है मे भी आ जाए, नहीं तो आएगा नहीं, टेंशन मत लीजिएगा। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। स्किनर, रायवन और मैकेंजी की बात करें या डेकार्टे की बात करें तो आधारभूत विज्ञान, ये तो बहुत ही फेमस कथन है और ये हो जाएगा स्किनर साहब। चूहे पर प्रयोग किया था। स्किनर आते हैं आपके यूएसए के मनोवैज्ञानिक, और आर टाइप की थ्योरी दी थी और क्रिया प्रसूत का नियम भी दिया था। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। साइकी का अर्थ क्या है? मानवीय आत्मा या मन, ज्ञान का पिंड, बुद्धि व मन का जानना, या मन को जानना, या फिर नन ऑफ दीज। देखिएगा साइकी का बात करते हैं तो साइकोलॉजी से अगर हम रिलेट करें तो आप कहते हो कि साइकोलॉजी में कहीं ना कहीं लॉजी वर्ड जब लग जाता है तो उसका मतलब होता है विज्ञान, यानी स्टडी ऑफ साइंस की बात करते हैं। ठीक है, साइकी का मतलब होता है मानवीय आत्मा या मन। ऑप्शन नंबर ए के साथ, फर्स्ट के साथ, आ के साथ चला जाएगा, यानी 12 का फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। संज्ञानवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो संज्ञानवादी संस्थापक, अब देखिएगा यहाँ पर मैकडूगल जो आपके हो जाएंगे संवेगात्मक सिद्धांत के, जीन पियाजे हो जाएंगे आपके संज्ञानवादी के, और क्लार्क हल हो जाएंगे पुनर्बल के सिद्धांत, और विलियम जेम्स हो जाएंगे मनोविज्ञान के जनक। ठीक है, तो राइट आंसर देखो अरस्तु भी माने जाते हैं, लेकिन नहीं, अरस्तु नहीं लगाना है आपको, विलियम जेम्स लगाना है। जब विलियम जेम्स ना हो तो आप अरस्तु लगा सकते हैं, जब दोनों होंगे तब भी आपको जेम्स लगाना है मनोविज्ञान के जनक में। तो फिलहाल यहाँ पर संज्ञानवादी पूछा था तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। जीन पियाजे 4 स्टेजेस दी हैं। ठीक है, इंद्रियगामक, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 14, मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? मनोविश्लेषणवाद यहाँ पर कर लीजिएगा, जहाँ पर 2 फैक्ट आपको बताएंगे। जब भी मनोविश्लेषणवाद लिखा हो तो आपको सिगमंड फ्रायड लगाना होगा।
ठीक है। युंग की बात करें तो युंग ने क्या करा था, युंग ने 3-4 प्रकार बताए थे, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो ये व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे युंग ने। एरिक्सन ने मनो सामाजिक का सिद्धांत दिया था। विलियम जेम्स मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। तो सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवाद के जनक हो जाते हैं। लेकिन अगर ऑप्शंस में सिगमंड फ्रायड नहीं है तो आप युंग को ले सकते हैं, यानी केवल विश्लेषणवाद के यहाँ पर आधार पर ऑप्शन नंबर बी लगा सकते हैं। लेकिन अभी केवल आपको फर्स्ट लगाना है, नीचे उत्तर पर मत जाना। मेरे उत्तर यहाँ पर हम गलत खुद ही टाइप करते हैं, जिससे हमारा स्क्रीन आपको अगर ऐसे ऐसे हो जाए तो जिससे आप कंफ्यूज ना हो। निर्मित बात के जनक कौन से होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखो, मैंने आपसे बताया मनोसामाजिक इरेक्शन होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हमने आपसे बताया संज्ञानवादी की बात करें तो पियाजे जाने जाते हैं। और अगर हम बात करें जो है आप उभयमुखी की बात करें या फिर अंतर्मुखी की बात करें, बहिर्मुखी की बात करें तो जिंग जाने जाते हैं व्यक्तित्व के मामले में। निर्मितवाद के जनक कौन है, मैकडोगल, जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, सिगमंड फ्रायड। तो यहाँ पर निर्मितवाद के जनक कौन हो जाएंगे, जेरोम ब्रूनर हो जाएंगे। विलियम मैकडोगल कौन है, संवेगात्मक सिद्धांत के जनक, और संज्ञानात्मक के ये हैं, संवेगात्मक के ये हैं। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी हैं। जेरोम ब्रूनर आपके हो जाएंगे निर्मितवाद के जनक, और सिगमंड फ्रायड हो जाएंगे कौन, सिगमंड फ्रायड। जल्दी से बताएंगे, सिगमंड फ्रायड भैया अभी मैंने बताया मनोविश्लेषणवाद के जनक। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ठोक के, क्योंकि यहाँ पर क्लासेस पर मुद्दे की बात होती है। बहुत फास्ट वीडियो हम चला रहे हैं, हम आपको बताएंगे और दूसरे की क्लास से कंपैरिजन भी कराएंगे कि कितनी फास्ट वीडियो होती है और उस समय के अंदर आपको कितने क्वेश्चन हम कराने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, प्रयोजनवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्रयोजनवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आप कहते हो सर किलपैट्रिक ने ये सिद्धांत दिया था, है ना। लेकिन ऑप्शंस की बहुत ही दिक्कत वाली बात है, इसमें तो है नहीं। अब किलपैट्रिक की जगह पर हम लगाएंगे क्या, देखो किलपैट्रिक नहीं आता है तो हम विलियम जेम्स लगाते हैं, विलियम जेम्स लगाते हैं। लेकिन अगर विलियम जेम्स किलपैट्रिक नहीं है तो फिर क्या लगाते हैं, प्रयोजनवाद सिद्धांत के प्रतिपादक, तब हम लगाते हैं विलियम मैकडोगल। क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। फिलिप बर्नर की बात करें तो पदानुक्रमित की बात होती है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, थॉर्नडाइक हैं, कर्ट लेविन है, टॉलमैन है, वेंडूरा है। अगर हम बात करें क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कर्ट लेविन चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 ही है। क्वेश्चन नंबर 17 हमने देखा था क्या, बिल्कुल 17 देखा था, और क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। गणित के विद्यार्थी को पढ़ने में सर्वाधिक सहायता करता है, सूझ, संतोष, तत्परता या अभ्यास। अब देखो, आप गणित कैसा विषय है, गणित एक कैसा विषय है, तर्क विषय है, तर्क आधारित। गणित एक कैसा विषय है, ये चिंतनशील विषय है, ठीक है ना। गणित एक कैसा विषय है, ये अभ्यास के ऊपर आधारित है, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ, अभ्यास से सहायता करता है। जितना अभ्यास करोगे उतना गणित अच्छा होगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट की बात करें, 19वां क्वेश्चन है, ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था, आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान। ठोको लाइक, बहुत ही फास्ट वीडियो है, आपको अभी मैं टाइम भी दिखाऊंगा कितने क्वेश्चंस कितने मिनट में। ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता है, तो देखिएगा बच्चे कह रहे सर आत्मा का विज्ञान। भैया मेरे बिल्कुल आप सही हैं, आत्मा का विज्ञान माना जाता था। वर्तमान में अगर पूछे तो वर्तमान का विज्ञान जो मनोविज्ञान है वो है आपका व्यवहार का विज्ञान, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर लास्ट करेंगे, कोलकाता विश्वविद्यालय ने कब प्रथम मनोविज्ञान विभाग प्रारंभ किया। तो देखिएगा 1879 की बात करें तो जर्मनी के लिप्सिंग शहर में पहली विश्व की प्रयोगशाला विलियम वुंट ने करा था। जर्मनी में कहाँ पर, लिप्सिंग शहर में किसने, विलियम वुंट ने, कब, 1879 में। भारत में कहाँ पर, कोलकाता ने, किसने, डॉक्टर सेन गुप्ता ने। कहाँ पर, कोलकाता में, कब, 1916 में। ये 6 क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा, जर्मनी में किसने, विलियम वुंट ने। कहाँ पर, जर्मनी में कहाँ पर, लिप्सिंग शहर में, कब, 1879 में, ठीक है। भारत में कोलकाता में कहाँ किसने करा, डॉक्टर सेन ने। कब किया, 1916 में, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं। ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें